बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको बोर्स मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इससे पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब कोई एक चार्ज बॉडी घूमती है तो उसकी रेडियस लगातार कम होती जाती है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज बॉडी है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो उसकी रेडियस लगातार कम होती जाएगी और अंत में वह जाकर न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो इस थ्योरी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि एटम जो है अनस्टेबल है। तो इसके बाद इस कमी को पूरा करने के लिए नील्स बोर ने अपना जो मॉडल दिया उसको हम बोलते हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। चूंकि ये उसने हाइड्रोजन के लिए दिया था तो ये मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोजन एटम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में भी यह बताता है। तो इस मॉडल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं मॉडल्स के, वो हम देखते हैं। मेन पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट यह आता है कि उनका यह कहना था कि इस प्रकार से ये न्यूक्लियस हो गया, तो नील्स बोर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in a well-defined circular path। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनमें डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होती है और इसलिए हम इनको बोलते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। ये जो हमारे पास वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हैं, ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जो होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी में। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, या तो हम इनको बोलते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। और इनको हम डेजिग्नेटेड करते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाली हो गई तो इसको मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 हो गई, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। तो इसकी जो वैल्यू होती है कैसी आती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। और यहां हम इसको दिखा सकते हैं k से, l m n, k l m n। तो क्या k क्या दिखाती है, फर्स्ट ऑर्बिट, k दिखाएगी फर्स्ट ऑर्बिट, l दिखाएगी सेकेंड ऑर्बिट, m दिखाएगी थर्ड ऑर्बिट और n दिखाएगी फोर्थ ऑर्बिट। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट बोर्स का मॉडल का।
अब हम आते हैं इसके बाद सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है इसका कि केवल वही ऑर्बिट्स परमिट होते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है h/2 का। तो सेकेंड हमारा पॉइंट आता है ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर परमिटेड in which the angular momentum of electron is whole number multiple of h/2 यहां पर जो h होता है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और यहां पर क्या होता है कि हम इसको लिखते हैं पूरा, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh/2 यहां पर जो n की वैल्यू होती है ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो सेकंड हमारा पॉइंट ये कहता है कि केवल वही ऑर्बिटल परमिटेड होंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है ये होल नंबर मल्टीपल होती है h/2 का। तो h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nh/2। यहां पर n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि h तो हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर m की जो बात करें हम, m क्या है, m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, v जो हो गई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो r हो गई, ये r जो होती है रेडियस होती है ऑर्बिट की। ये m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो r होती है ये रेडियस हो गई ऑर्बिट की, और ये n जो हो गया ये ऑर्बिट में वैल्यू हो गई 1 2 3 4। इस प्रकार से हम वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में अभी हम आगे बताएंगे कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। अब इसी में हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, सपोज हमने एग्जांपल लिए जैसे अभी हमने बनाया था कि हमारे ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ओके। तो उनका ये कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी को वो लूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी जो एनर्जी है उस ऑर्बिट में कांस्टेंट होगी। इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। अब यहां पर स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है। वो कह रहा है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन is revolving in a particular orbit, it neither gains energy, it neither gains energy नॉर लूज। ना तो ये एनर्जी गेन करेगा ना ही है लूज करेगा। दैट मीन्स
जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट। जो एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमने ऑर्बिट्स को क्या बोला हुआ है, यहां पर ऑर्बिट्स को हमने बोला हुआ है स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स, तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब यह नहीं होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए हमने यहां पर इसको स्टेशनरी स्टेट बोला है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रुक गया है, इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहेगा। इज इट क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट आता है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी सोर्स से हम एनर्जी देते हैं, सपोज हमारे पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, हम एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। अब किसी बाहरी सोर्स से हमने हीट से या लाइट से इसको एनर्जी दी, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ जाता है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो क्या करेगा ये, इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल। तो हमने क्या देखा यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन सपोज हमारे पास यहां था, हमने उसको एनर्जी बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी दे दी, तो जंप करके कहां गया, वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। हो सकता है यहां भी पहुंच जाए, हो सकता है अगले वाले में भी पहुंच जाए, तो वो जंप करता है हायर एनर्जी लेवल पे। अब जंप कब करता है, बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। परंतु ये जो हायर एनर्जी लेवल की स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में लौटेगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस। तो हमने क्या देखा कि जब एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की गई तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला गया। सपोज ये फर्स्ट में था तो सेकंड में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। जब ये रिटर्न होगा, ठीक है ना, when the electron returns to its जो उसका ओरिजिनल लेवल था या रिटर्न टू इट्स लोअर एनर्जी लेवल, क्या करेगा अभी ये, इट विल रिलीज energy in the form of radiations। रेडिएशन फोटॉन्स के रूप में ही होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, सपोज हमने मान लिया एनर्जी का डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, E2 माइनस E1। E2 हम मानते हैं क्या है, एनर्जी जो हो गई वो हायर की हो गई, हायर एनर्जी लेवल हो गया। E1 क्या हो गया, यहां पर लोअर एनर्जी लेवल हो गया। तो डिफरेंस क्या आएगा, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, ये होता है H न्यू हो गया। ये न्यू क्या होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको यदि हम निकालें तो कैसा आएगा हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू
E2 माइनस E1 अपॉन H, ये न्यू हो गया, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H। तो ये हमारे पास कितनी एनर्जी इसने, कितनी फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्व करी है, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी है, हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर V जो हो गई ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की हो गई जब इलेक्ट्रॉन E2 लेवल से E1 लेवल में आ रहा है, या हम बोल सकते हैं कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी थी उतनी एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करता है। तो इस प्रकार से ये चार पोस्टुलेट्स जो थे, ये बोर मॉडल के चार पोस्टुलेट्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक वर्ड आया था बीच में, क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए कि ये E2 जो थी वो एनर्जी थी हायर लेवल में, E1 जो थी एनर्जी थी लोअर लेवल में। तो जब ये हायर लेवल से वापस लोअर लेवल में आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी थी उस एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो कितनी फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्व करी थी ये हम इस प्रकार के इक्वेशन से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बोर का मॉडल हो गया, इसमें चार पोस्टुलेट्स थे। अब इसके बाद जो एक वर्ड आया था उसमें क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारा वर्ड आया था सेकंड पोस्टुलेट में, जो सेकंड पोस्टुलेट हमारा कह रहा था कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो अब एक क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेटा क्वांटाइज्ड का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी जो क्वांटिटी होती है वो लगातार चेंज नहीं हो रही है। वो चेंज कैसे हो रही है, डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है ना, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी एक क्वांटिटी लगातार चेंज नहीं हो रही है बट वो चेंज हो रही है डिसकंटिन्यूअसली, है ना। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है एक रैंप का। तो रैंप में सपोज यहां पर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, तो जब रैंप से नीचे आएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो लगातार चेंज होती जा रही है। तो हम यहां पर कहेंगे कि उसकी जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो यहां पर उसकी एनर्जी क्वांटाइज नहीं है। लेकिन यदि हम वही सीढ़ियों की बात करते हैं तो सीढ़ियों में क्या होगा कि जो उसकी एनर्जी चेंज होगी, व्यक्ति पहले पहली सीढ़ी पर आएगा, दूसरी सीढ़ी पर आएगा, फिर तीसरी पर आएगा, फिर चौथी पर आएगा। तो यहां पर जो उसकी एनर्जी चेंज हो रही है वो कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रही है, डिसकंटिन्यूअसली हो रही है। एक फिक्स वैल्यू आ रही है, यहां पर एक फिक्स वैल्यू नहीं आ पाएगी हमारे पास, लेकिन यहां पर एक फिक्स वैल्यू है कि पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है। सपोज यहां पर हम पूछते हैं कि व्यक्ति कहां पर है, तो इसके लिए कोई हमारे पास एक फिक्स आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। लेकिन यहां पर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति पहली सीढ़ी पर है, या व्यक्ति दूसरी सीढ़ी पर है, या व्यक्ति तीसरी सीढ़ी पर है, या व्यक्ति चौथी सीढ़ी पर। तो यहां पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कैसी चेंज हो रही है, डिसकंटिन्यूअसली, लगातार चेंज नहीं हो, डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि सपोज कोई एक पर्सन है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है या फिर वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, तो यहां पर उसकी एनर्जी जो चेंज होगी वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो हर सीढ़ी पर क्या होगी, अलग होगी। सपोज पहली सीढ़ी पर कम हुई, दूसरी पर ज्यादा हो गई, तीसरी पर ज्यादा हो गई, चौथी पर ज्यादा हो गई। तो यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, लगातार चेंज ना होकर डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। एक स्पेसिफिक वैल्यू यहां पर आ रही है। तो जब एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ द पर्सन इज क्वांटाइज्ड। लेकिन हम ये रैंप की बात करते हैं तो यहां पर जो उसकी एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है और कोई फिक्स वैल्यू उसके पास नहीं होगी। जब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि उसकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड नहीं है। तो लास्टली हम ये कह सकते हैं
कि जब एनर्जी कैसे चेंज होती है, एनर्जी चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली टू हैव some specific value. To have some specific value, तब हम कहते हैं कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है। तो इस मॉडल के हिसाब से हम देखें तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में केवल उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है होल नंबर मल्टीपल है, किसका है, h/2π का। यहां पर हम NH/2π मान सकते हैं। तो h की n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास डेफिनेट वैल्यू एनर्जी की होती है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि बोर मॉडल सक्सेस क्यों हुआ था। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बोर मॉडल इसलिए सक्सेस हुआ था क्योंकि इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया था। जैसा हम देख रहे थे कि बोर मॉडल के हिसाब से हमें देखें तो उनका कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन, इसको हम फिर से देखते हैं जैसे हमने ये देखा था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है तब तक, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को उस समय गेन करेगा। ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब उसको कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाएगी तब वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा और वो एनर्जी तभी लूज करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा। यदि कोई लोअर, सपोज यहां पर वो n=1 में है तो यहां पर कोई लोअर एनर्जी लेवल इसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, जिससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर जब घूमता रहेगा ना तो वो एनर्जी को लूज कर रहा है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा और वो नीचे यहाँ पर नहीं आएगा, जिससे यह पता चलता है कि एटम जो होता है ये स्टेबल होता है। फिर से हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। इसमें वो यह बोल रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा वो एनर्जी को लूज नहीं करता है। वो एनर्जी तभी लूज करेगा जब उसको बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी दी जाएगी और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, तभी वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। सपोज इलेक्ट्रॉन हमारे पास n=1 में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई लोअर ऑर्बिट इसके पास अभी फिलहाल नहीं है, तो ये इसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स होगा। तो यहां पर ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो बोर ने ये सिद्ध कर दिया कि एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। सेकेंड इसकी जो सक्सेस थी वो सक्सेस ये थी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट, हाइड्रोजन के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, n=-h² 2π² me4/n²h²। यहां पर जो m था, जो m है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां पर जो k है दैट इज कूलम्ब लॉ कांस्टेंट,
ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसकी सबकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, हम m की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बाद में आएगा वो आएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस तो यहाँ पर जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है, सबकी वैल्यू रख दी जाती है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये पहले इतनी आती है, उसके बाद ये आती है, लास्ट में आती है -131312 किलो जूल पर मोल, ये एन स्क्वायर आता है। यहाँ पर जो एन है आपके पास ऑर्बिट है, तो इस इक्वेशन से हमको जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरियस ऑर्बिट्स में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आता जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। जो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि जो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है। तो जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है यदि n इज इक्वल टू 1 में है तो वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट में है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो रहेगा n इज इक्वल टू 1 में रहेगा तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब वो n इज इक्वल टू 1 में है तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अब जब वो इस n इज इक्वल टू 1 के बाद यदि वो n इज इक्वल टू 2 में पहुंच गया, n इज इक्वल टू 3 में पहुंच गया, तो ये जो स्टेट होती है वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम एनर्जी उसकी कहां पर रहेगी, ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि जो बोर का मॉडल है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का उसको भी एक्सप्लेन कर देता है। जैसे अभी हमने बोर के मॉडल के आधार पर देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में उसके पास डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर, जैसे हमने ये लिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास डेफिनेट एनर्जी लेवल्स हो गए, इनको हमने ऑर्बिट्स बोल दिया। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 में है, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 1 में है तो ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है और इसको हमने क्या बोला हुआ था, ग्राउंड स्टेट। ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहेगा। n इज इक्वल टू 1 से नीचे कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो कौन सी है, n इज इक्वल टू 1, और इसको हमने क्या बोला हुआ है, इसको हमने ग्राउंड स्टेट बोला है। लेकिन जब उसको किसी बाहरी सोर्स से हमने एनर्जी सप्लाई करी तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। सपोज n इज इक्वल टू 2 में पहुंच जाए, n इज इक्वल टू 3 में पहुंच जाए, n इज इक्वल टू 4 में पहुंच जाए, तो ये हायर एनर्जी लेवल हो गया। इसको हमने क्या बोला था यहां पर, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अनस्टेबल होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ ही समय तक रह सकता है और इसके बाद क्या करेगा, जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को लूज करके वापस से कहां जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो जब ये वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को ये क्या करता है, फिर से रिलीज करता है। और ये हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि यदि E2 जो है उसकी एनर्जी है हायर एनर्जी लेवल में, हायर लेवल में, और E1 है उसकी एनर्जी है लोअर लेवल में। तो यहां पर हमने क्या देखा था, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू
एच न्यू, ये हम पहले देख चुके हैं, और न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो बोर मॉडल के आधार पर हमने बताया कि जो यहाँ पर E2 और E1 की जो वैल्यू होंगी एक डेफिनेट वैल्यू होती है यहाँ पर, और जो यहाँ पर न्यू की वैल्यू आएगी ये भी बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर जो बोर मॉडल है ये स्पेक्ट्रम में काफी सारी लाइंस क्यों आती है, इस लाइंस को ये बताता है। और बोर मॉडल जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो काफी सारी लाइंस दिखाई देती हैं, वो लाइंस क्यों दिखाई देती हैं इसके बारे में भी हमको बताता है। अब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो लाइंस कैसे आती हैं उस लाइंस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये हमने अभी देखा कि बोर का मॉडल क्या होता है, बोर के मॉडल के सक्सेस क्या क्या है। इसके बाद हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और बोर के जो मॉडल्स है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।